आइए आज हम लोग जो है घनाभ पढ़ने के बाद मेंसुरेशन में घन को शुरू करते हैं। देखते हैं घन क्या होता है। तो जो घनाभ मैंने बताया था उसी में का एक हिस्सा है घन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्यूब बोलते हैं। ये क्या होता है इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो ये 3D का एक इस तरीके का शेप है। थ्री डी का इस तरीके का शेप है। इसमें जो है क्या क्या हम लोग को मेंशन करना होता है। तो जनरली इसमें मेंशन करना होता है कि इसमें कितने कोने हैं, जिसको हम लोग कॉर्नर बोलते हैं अंग्रेजी में। कितने कोने होते हैं तो 8 कोने होते हैं। फिर किनारे कितने हैं, जिनको अंग्रेजी में हम लोग एजेज बोलते हैं, ये कितने होते हैं 12 होते हैं। और लास्ट पॉइंट सतहें कितनी हैं, जिनको हम लोग अंग्रेजी में फेसेज बोलते हैं, ये 6 होती हैं। इनको थोड़ा हम लोग समझते हैं कि ये कैसे होती हैं। आइए ये देखिए, ये एक प्रकार का घन है। घन की खासियत यह होती है कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक ही होता है, यानी इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर जो इसको लंबाई समझा जाए, इसको लंबाई समझा जाए तो ये इसका हिस्सा जो है ऊंचाई हो जाएगा और ये हिस्सा इसका चौड़ाई हो जाएगा, जो कि सेम होता है। क्या करना है इसमें, मैंने बताया कि इसमें कोने कितने हैं, तो कोने गिन लीजिए। ये 1 2 3 4 5 6, इधर 7 और ये वाला 8। इस तरीके से 8 इसमें कोने हो गए। किनारे कितने होते हैं, तो किनारे ये वाले हिस्से किनारे कहलाते हैं, जो ऐसे ऐसे हैं। तो इसको अगर जो हम गिने तो 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7, और इधर आए तो 8, ये हो गया 9, और इधर घूमे तो ये 10, ये हो गया 11, और एक बच रहा है ये 12। इस तरीके से इसमें 12 किनारे होते हैं। और सतहें कितनी है, तो सतहें 6 होती हैं। जैसे कि ये 1 हो गया, नीचे वाला 2 हो गया, इधर वाला 3, इधर वाला 4, इधर वाला 5 और उधर से 6। तो इस तरीके से 6 सतहें होती हैं। अब हमको करना क्या है, तो इसमें कुछ बातें होती हैं। जैसे कि अगर जो कहा जाए कि किसी घन का आयतन क्या होता है, या किसी घनाकार वस्तु को बनाने में कितना पदार्थ लगा है, तो इसका मतलब यह होता है कि हमको इसका आयतन ही फाइंड करना है, यानी वॉल्यूम ही फाइंड करना है। तो आयतन क्या होता है, तो जनरली हमने घनाभ में बताया था कि आयतन का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। इसमें भी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ही होगा। फ़र्क बस इतनी ही है कि उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग थे। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक ही हैं। तो इस तरीके से जब हम a इंटू ए मतलब अगर जो इसके लंबाई की लेंथ को, या लंबाई जो है उसको a मान लें, a सेंटीमीटर मान लें, तो इसकी चौड़ाई भी a सेंटीमीटर, ऊंचाई भी a सेंटीमीटर। इस तरीके से अगर जो इसका वॉल्यूम फाइंड करना है तो मतलब हुआ कि a इंटू ए यानी a क्यूब, और जो यूनिट दे रखा है सेंटीमीटर में सेंटीमीटर क्यूब। अगर जो इसके पृष्ठ की बात करी जाए तो पृष्ठ मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं कि पृष्ठ का मतलब क्षेत्रफल होता है। पृष्ठ का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर जो इसको लंबाई माना जाए और इसको ऊंचाई माना जाए, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणे ऊंचाई, यानी a गुणे ए, क्योंकि ये भी a है और ये भी a है, तो a गुणे ए। फिर जो ये है वही a है, तो a गुणे ये, तो ये ए स्क्वायर। इसका भी कहानी यही है। अगर जो इसको जो है लंबाई माना जाए और इसको ऊंचाई माना जाए और दोनों a हो, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a गुणे ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर। और इस तरीके से टोटल 6 सतह हैं, तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठ कहलाएगा, या फिर इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। इसमें विकर्ण की जब बात करी जाती है तो विकर्ण का मतलब ये होता है कि इधर से कोने से एक मतलब कोई भी नुकीला रॉड डालिए और इसको निकाल करके और यहाँ तक निकाल लीजिए, तो ये इसका विकर्ण कहलाएगा। मतलब इस कोने से लेकर इस कोने तक, या फिर इस कोने से लेकर इस कोने तक, या फिर इस कोने से लेकर इस कोने तक।
तो इस तरीके का इसका विकर्ण होता है। और विकर्ण क्या होता है? तो विकर्ण वह लेंथ होता है जो किसी भी घनाकार यानी घन के आकार के वस्तु में अधिकतम लंबाई तक रखी जा सकती है। यानी विकर्ण वह लेंथ है जो इस घन में सबसे बड़ी या सबसे लंबी दूरी को रखता है। आइए हम इनके प्रश्नों को समझ लेते हैं कि क्या है। तो मैंने ये बताया कि इसमें ये वाले जो है कोने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कोने हो गए। इसके किनारे कितने हुए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये एक 12 किनारे हो गए। सतह मैंने समझा ही दिया, ये वाला सतह, ऊपर वाला, नीचे वाला, सामने वाला और बैक वाला। तो इस तरीके से इसमें 6 सतहें हो जाती हैं। इसमें हम लोग को करना क्या है? तो करना यही है कि हमको इनमें सबसे पहले तो इसका आयतन निकालना है। घन का आयतन क्या होता है भाई? तो घन का आयतन अंग्रेजी में बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? तो हम जानते हैं कि आयतन के लिए मैंने बताया कि तीनों जो लेंथ है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब ये करेंगे तो ये हो जाएगा a³। अगर जो इसकी लेंथ को हम a सेंटीमीटर मेजर किए हैं तो चूंकि a सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का भी गुणा होता है, तो यूनिट भी साथ में जरूर लिखिए, a³ सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आयतन हो गया। दूसरा पॉइंट, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो मैंने बताया कि इसमें 6 सतह होती हैं। एक सतह का क्षेत्रफल a² है, तो इसलिए हो जाएगा 6a², और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। नेक्स्ट, इसी तरीके में तीसरा पॉइंट अगर जो हम लोग को फाइंड करना हो कि घन का विकर्ण क्या होगा? घन का विकर्ण होता है a√3, यानी इसको अंग्रेजी में बोलेंगे डायगोनल ऑफ क्यूब। ये घन का विकर्ण है, ये कितना होता है? a√3। इसको मेंशन कर लीजिएगा। और ये सेंटीमीटर में है तो केवल सेंटीमीटर इसका यूनिट होगा। बस यही 3 चीज़ें इसमें जानने की ज़रूरत है। अब इसमें क्या प्रश्न बनता है? तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये घन का जो विकर्ण कह रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि सबसे लंबी रखी जा सकने वाली छड़ की लंबाई है। ये छड़ की लंबाई है, ये ध्यान रखिएगा। घन का विकर्ण मतलब सबसे लंबी रखी जा सकने वाली छड़ की लंबाई। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हो, क्या कह रहा है? एक घनाकार कमरा है जिसकी जो है लेंथ कितनी दे रखी है? तो लेंथ इसकी जो है 4 मीटर इसकी साइड है, 4 मीटर इसकी साइड्स हैं, यानी 4 ही मीटर लंबाई है, 4 ही मीटर ऊंचाई है और 4 ही मीटर इसकी चौड़ाई है। घनाकार कमरा है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अधिकतम शब्द का इस्तेमाल करता है। अधिकतम कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है? ये इसका क्वेश्चन है। अधिकतम कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। जब भी अधिकतम या अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती वाली बात कहे तो इसका मतलब ये है कि हमको फाइंड करना है डायगोनल ऑफ द क्यूब। क्या फाइंड करना है? डायगोनल ऑफ द क्यूब। तो हम जानते हैं कि डायगोनल ऑफ द रूम या क्यूब, ये घनाकार है तो डायगोनल ऑफ क्यूब, और ये कितना होता है भाई? तो a√3, और यहाँ पर a का वैल्यू कितना दिया है? 4, तो इसका मतलब हो जाएगा 4√3, और आंसर मीटर में आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर जो आप लोग इसको लिख चुके हो तो मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ।
आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें किस तरीके का प्रश्न आता है? प्रश्न कुछ इस तरीके से आता है। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन की प्रकृति क्या होगी या कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहता है क्या कि ये एक छोटा घन है, ये उससे बड़ा घन है, और ये उससे बड़ा घन है। ये क्या कहता है? तो इन सबको पिघला करके इसका मेजरमेंट दे रखा है। जैसे मान लीजिए कि ये इसकी एक लेंथ 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, और ये जो है 3 सेंटीमीटर का है। ये इस तरीके का लेंथ है। कहता क्या है? इनको पिघला करके, छोटे छोटे घन हैं 3, जिनकी लंबाई या भुजाओं की लंबाई 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दे रखा है। इनको पिघला करके एक बड़ा घन बनाया जाता है, एक बड़ा घन बनाया जाता है। कहता क्या है कि इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया हम लोग को फाइंड करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि 3 छोटे घन जिनकी भुजाओं की माप 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, इनको पिघला करके, इन तीनों को क्या किया गया है? इनको पिघलाया गया है। पिघलाकर क्या किया गया भाई? तो इनको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। तो जो बड़ा घन बना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए ध्यान से कैसे हम इसका सलूशन करेंगे। सॉल्यूशन करते समय हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जब भी पिघलाने की बात कहे तो इसका मतलब यह हुआ कि ये आयतन ही पिघलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई मटेरियल होगा तो उस पदार्थ को ही पिघला करके एक नया मटेरियल बनाया जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में ये होता है कि हम इसको और इसको पिघलाते हैं, तो पिघलाने का मतलब इनका आयतन पिघलता है। कहने का मतलब ये जब पिघलेगा तो इन तीनों का आयतन इस बड़े वाले के आयतन के बराबर होगा। और आयतन क्या होता है घन का? घन का आयतन होता है a³। तो इसका मतलब पहले वाले का आयतन, दूसरे वाले का आयतन प्लस तीसरे वाले का आयतन, ये सब मिला के किसके बराबर होगा? बड़े वाले के आयतन के बराबर होगा। अगर जो इसका आयतन निकालें तो आयतन 1 सेंटीमीटर का क्यूब प्लस 2 सेंटीमीटर का क्यूब और प्लस 3 सेंटीमीटर का क्यूब, और ये किसके बराबर होगा? तो इसके लेंथ को या इसके जो भी विमाएँ हैं या कोर हैं उनको जो हम a सेंटीमीटर मान लेते हैं तो ये a³ हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के 1, 2 का क्यूब 8 प्लस 3 का क्यूब 27 और ये हो गया a³। इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए a³ पहले लिख ले रहे हैं ये वाला इधर, तो ये कितना हो जाएगा? 36। तो a का वैल्यू निकालते हैं ना, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा 36 और ये 3। ये सिस्टम है कि ये इस तरीके से ही आएगा, मतलब क्यूब रूट निकालना पड़ेगा 36 का। चूंकि यहाँ से ये निकल नहीं पाएगा इसलिए इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब क्या करना है? तो इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है या फिर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अतः बड़े घन का लिख लीजिए, बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई? तो बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा 6a² यानी 6 × a² यानी 6 और डॉट ये जो लिख रखा है 36 के पावर 1/3, इसके पावर हो जाएगा इसके पावर हो जाएगा 2। ये ध्यान रखिएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 36 के पावर 1/3। तो ये क्या हो जाएगा? तो 6 × 36 के पावर 2/3। और इस बार किस में आएगा यूनिट? तो चूंकि अगर जो ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये सब किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये आंसर हो जाएगा इसका। मेरे ख्याल से आप लोग को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। जब भी पिघलाने की बात कहेगा हमको ये करना होगा। चलिए मैं इसको साफ करता हूँ। आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने एक प्रश्न इस तरीके का आता है। प्रश्न क्या है? तो प्रश्न कुछ इस तरीके का है कि एक बड़ा घनाभ है, ये लोहे का बना हुआ है और इसकी लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर की है। 4 सेंटीमीटर ना करके 5 सेंटीमीटर कर लीजिए।
ये इस तरीके से कह क्या रहा है, तो इसको पिघलाया जाता है, इस बड़े घन को पिघला करके छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं। ये बड़ा घन नहीं, ये बड़ा घनाभ है, इसको पिघला करके छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं। और कह रहा क्या कि ये 2 सेंटीमीटर माप के हैं, 2 सेंटीमीटर माप के हैं। तो इस बड़े घनाकार जो वस्तु थी उसको पिघलाने के बाद 2 सेंटीमीटर आकार के कितने छोटे घन बनेंगे। क्या 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 कह रहा है प्रश्न, फिर से सुन लीजिए। एक घनाभकार लोहे की वस्तु है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इनको पिघला करके 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन क्या होगा, मैंने ऑलरेडी ही बता दिया है कि जब भी पिघलाने की बात कहेगा तो मतलब आयतन आयतन के बराबर होगा। तो इसका मतलब इसका आयतन, इसका मतलब क्या, इसका आयतन ये घनाभ है, तो घनाभ का आयतन किसके इक्वल कर दिया जाए भाई, घनाभ का आयतन इक्वल कर दिया जाए घन के आयतन के बराबर। नहीं, घन के आयतन के बराबर नहीं इक्वल होगा, क्योंकि इसमें संख्या फाइंड करना है ना। तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख लें संख्या बराबर घनाभ का आयतन अपान छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन। एक छोटे घन के आयतन से इसमें भाग दे दिया जाता है। तो घनाभ का आयतन कितना होगा, तो घनाभ का आयतन ऑलरेडी बताया LBH होता है। फिर से सुन लीजिए, घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, यानी 8 × 6 × 5, यानी वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड कितना होगा, 8 × 6 × 5। घन का आयतन मतलब क्या, घन का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और ये कितना होता है, तो 2 का क्यूब यानी 2 × 2 × 2। इससे काट दीजिए, ये सब कट जाएगा 8 से, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो 6 × 5 क्या हो गया 30। ये 30 छोटे क्यूब्स बन जाएंगे, 30 छोटे घन बनेंगे। कितने घन बनेंगे, 30 छोटे घन बनेंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्या है, तो कुछ इस तरीके की बात है कि कुछ पॉइंट लिखते हैं इसमें भी। जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। जैसे पॉइंट, यदि किसी घनाकार वस्तु की भुजा को x% बढ़ा दिया जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ये प्रश्न है। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, ये एक प्रकार का सूत्र है, इसको आप लोग लिख लीजिए। सूत्र क्या है, सूत्र ध्यान से देखिए, आयतन में प्रतिशत वृद्धि, आयतन में प्रतिशत वृद्धि, ध्यान से देखिएगा, ये होता है 3x + 3x² / 100 + x³ / 100² प्रतिशत। ये फार्मूला है इसका। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन था, ये घन है, घन की भुजा पहले a थी, अभी इसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया है, तो इसकी जो भुजा है इसको 100% बढ़ा दिया गया। तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि यानी v में प्रतिशत वृद्धि, वही फार्मूला लगा लिया जाएगा। क्या, तो 100% बढ़ाया गया तो 3x, यानी x की जगह पे 100 है, तो 3x का मतलब हो गया 300 प्लस 3x² यानी 3 × 100² / 100 प्लस x³ मतलब 100³ / 100²। अब देखते हैं सोल्यूशन में क्या होगा। इससे ये कट जाएगा, इसमें का 2 है तो इसमें का भी 2 कट जाएगा। तो
इसी कंडीशन में क्या बच जाएगा हमारे पास, देखिए 300 300 प्लस 300 अब प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 100, टोटल मिला के हो जाएगा 700%। ये प्रतिशत लिखना इधर ना भूलिए, प्रतिशत जरूर साथ में मेंशन कर लीजिए। यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 700% की वृद्धि हो जाएगी। आइए हम इसको साफ करते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये भी एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में आप क्या लिखें, तो यही लिख लीजिए, यदि किसी घनाकार वस्तु के भुजा को n गुना कर दिया जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसका सूत्र लिख लीजिए आप लोग। वही चीज सूत्र, आयतन में प्रतिशत वृद्धि देखिए, चूंकि यह n गुना कर दिया गया है तो इसका मतलब ये n के सेंस में ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा n³ - 1 × 100%। ये सूत्र हो गया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि ये घन था और घन की भुजा जो a थी, अभी इसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया, तो एक नया घन बनाया गया और इसकी भुजा को जो है प्रारंभिक भुजा का 4a कर दिया गया, 4a हो गया। और पूछ रहा है क्या, तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि। तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, बहुत सिंपल सी बात है, कितनी हो जाएगी भाई, तो n³ यहाँ पर n जो है n कितना है, तो ये 4 है, ध्यान रखिएगा। तो 4³ - 1 × 100%। तो 4³ का मतलब 4 चौको 16, 16 चौको 64 - 1 × 100%, मतलब हो जाएगा 6300% की वृद्धि हो जाएगी। ये आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें कुछ और बातें हैं जो हम लोग जान लेते हैं। मान लीजिए ऐसा कहे कि ये जो घन था, ये भी एक पॉइंट है, इसको भी मेंशन कर लें। ये घन था और इसकी भुजा पहले a थी, अभी बढ़ा करके एक नया घन बनाया गया और इसकी भुजा को जो है na कर दिया गया। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। प्रतिशत वृद्धि क्वेश्चन मार्क लिख दे रहा हूं, आप समझिएगा। प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, बहुत सिंपल सा है। सॉल्यूशन करते समय पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी, ध्यान से देख लीजिए। कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको करना इतना ही है कि ये n² - 1 × 100% हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि एक घन है और इसकी भुजा जो है a है, एक नया घन बनाया गया और इसकी भुजा को जो है 2a कर दिया गया। 2a ना करके आप लोग जो है 3a लिख लीजिए, 3a कर दिया गया। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाएगा, ध्यान से सुन लीजिए। ये हो जाएगा n², n की जगह पे यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर - 1 इंटू कितना हो जाएगा 100%। तो इस हिसाब से 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 में से गया 8, 8 में 100 का गुणा कर देंगे तो 800%। ये आंसर आ जाएगा।
चलिए, पढ़ने के लिए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो ज़रूरी हैं, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा, मैं उन्हीं चीज़ों पर फोकस करता हूँ। बार बार ये कह दे रहा हूँ कि है बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए हैं, और बहुत मटेरियल आपको मिलेंगे। आपको चैनल के माध्यम से ही बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, लेकिन बात ये है कि क्या पढ़ाए हुए चीज़ों में से पेपर में मिलता है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ सिर्फ ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं बहुत कम ही क्वेश्चन करा करके ज़्यादा से ज़्यादा जो इनके मेथड हैं उनको बताता हूँ। हाँ, क्वेश्चन भी कराऊँगा, जब पूरा सिलेबस इस पर कंप्लीट कर दूँगा तो सिर्फ प्रैक्टिस कराऊँगा। अभी प्रैक्टिस वाला भी सिस्टम शुरू ही करने वाला हूँ, तो पहले इनको लिख लीजिए आप लोग। चलिए, मेरे साथ आप लोग जुड़े रहिए। बार बार कहता हूँ कि आप लोग भाई कॉपी किताब उठा करके और इन प्रश्नों को लिखते रहिए, छोड़िए नहीं। जब आपके पास अपने कॉपी में होगा ना तो रिवाइज करने में बहुत कम समय लगता है। ठीक, हम इसी तरीके से ये घन हो गया, घनाभ हो गया, ये दो चीज़ें हो गई। कैसे वो पिघलाया गया, कैसे बनाया गया, ये भी बता दिया। अब मैं थोड़ा बताऊंगा आप लोग को गोला के बारे में, स्फीयर के बारे में पढ़ाऊंगा। गोला क्या है, गोला क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं। इस तरीके का एक गोला है, मान लीजिए गेंद है। गेंद जो आप देख रहे हैं ना, वही दरअसल गोला है। तो इसकी खासियत क्या है भाई, गेंद अगर जो है वही गोला है तो हम इसको थोड़ा समझते हैं। इसमें कुछ बातें होती हैं, जैसे कि अगर जो इसका रेडियस r हो, यानी इसके सेंटर से लेकर के और परिध तक की दूरी कितनी हो, r हो, तो ऐसे कंडीशन में कुछ बातें इसमें भी हैं, जैसे कि गोले का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, गोले का आयतन क्या होगा, ध्यान रखिएगा, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ, कुछ चीज़ें मेंशन कर दूं, जैसे पाई का मान कितना होता है 22/7 रेडियन में। वैसे पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई मतलब 180 माना जाता है, किस में, अंश में। और ऐसे अगर जो लिखा जाए तो ये 3.14 मोटा मोटा। पाई का खोज किसने किया, पाई की खोज किसने की, तो आर्यभट्ट ने, आर्यभट्ट ने की। हाँ, दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये पाई कैसी संख्या है, तो पाई जो है एक अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। ये ध्यान रखिएगा, ये पाई के बारे में मैंने बता दिया। तो हमको क्या मिला कि गोले का आयतन कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, दूसरा पॉइंट, इसका वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। अब थोड़ा इसको समझते हैं। ये जो वक्र पृष्ठ लिखा है ना, यही इसका संपूर्ण पृष्ठ भी होता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ भी यही होता है। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये ध्यान रखिएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये याद रखिएगा। ये दो चीज़ें हैं, एक में मैंने बताया कि गोले का आयतन क्या है, गोले का आयतन हमने लिखा 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका जो है गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है, इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक गेंद आपके पास पड़ा हो, गेंद, तो गेंद में आयतन का मतलब यह हुआ कि अगर जो ठोस गेंद है तो उसको बनाने में, सॉलिड गेंद है तो उसको बनाने में कितना मटेरियल लगा, ये उसका आयतन हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके की बात हो कि इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो वक्र पृष्ठ का मतलब गोले का पृष्ठ बताना है आपको। जैसे मान लीजिए
कि मैं एक छोटा सा यहाँ पर ये स्याही ले रहा हूँ। तो वक्र पृष्ठ का मतलब वक्र मतलब ये जो टेढ़ा टेढ़ा पृष्ठ है ना, टेढ़ा टेढ़ा जो पृष्ठ है यही वक्र है। तो गोले में भी देखिए गोल गेंद होता है, तो उसके चारों ओर का जो पृष्ठ है, चारों ओर का पृष्ठ है वही उसका वक्र पृष्ठ होता है। पृष्ठ मतलब एक तरीके का क्षेत्रफल होता है। तो जो वक्र पृष्ठ होता है गोले का वही उसका संपूर्ण पृष्ठ भी होता है। इसमें किस तरीके का प्रश्न बनता है इसको थोड़ा हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि क्या कहा जाए, अगर जो आप लोग इसको लिख चुके हो तो मैं थोड़ा इसको साफ कर दे रहा हूं। ऐसा समझिए कि एक गोला हो, एक गोला हो। जैसे मान लीजिए कि मैं एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, इसको थोड़ा समझिएगा। ये हमारे पास एक गोला है, गोले को क्या किया मैंने एक चाकू से काट दिया, बीच से काट दिया। तो काटने के बाद इसके दो पार्ट बने, एक ये बन गया और ठीक उसके नीचे एक ये बन गया। ये गोला बन गया, मतलब ये आधा आधा बना। देखिए यहाँ पर अंतर क्या है, कभी कभी ये पूछ लेता है पेपर में कि एक गोला है, एक गोला है, गोले को बीच से काट दिया गया। तो काटने के बाद इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। थोड़ा समझिए, जब हम इसको काटे नहीं रहते हैं तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। जब हम इसको काटे नहीं रहते तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। लेकिन जब इसको काट दिया तो आधा हिस्सा तो ये हो जाएगा 2πr²। और ये कितना हो जाएगा 2πr²। अच्छा एक चीज और देखिए, जब इसको काट दिया जाता है तो काटने के बाद ये हिस्सा देखिए एक वृत्त बनता है, नीचे ये एक वृत्त बनता है, यहाँ पर भी एक वृत्त बन जाता है। तो इस कंडीशन में ये जो क्षेत्रफल होता है इसका, ये वृत्त का क्षेत्रफल πr², यहाँ पर भी बन जाएगा πr²। और जब हम इसको संपूर्ण को जोड़ लेते हैं तो 2πr², 2πr², तो ये हो जाता है 6πr²। अब देखिए ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ। जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें और गोले को काट करके अर्धगोला बनाया गया हो तो ये अंडरस्टूड है कि उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। क्षेत्रफल पहले कितना था 4πr², या पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको बोलते हैं, या वक्र पृष्ठ इसका कितना था 4πr²। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना हो गया भाई, तो 6πr² किसका, अर्धगोले का। तो ऐसे कंडीशन में सॉल्यूशन करते समय आप लोग क्या करेंगे, देखिए एक बहुत फार्मूला देसी जैसे है कि जब भी प्रतिशत वृद्धि की बात करें, प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें लिख लिया जाता है अधिक मान माइनस कम मान। और जब वृद्धि की बात करता है ना तो नीचे हम लोग क्या रख देते हैं, कम मान और गुणे 100। ये प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी का भी यही फार्मूला लगता है, बस जब कमी की बात करेगा तो यहाँ पर नीचे अधिक मान रख देंगे। अब देखिए जैसे इसका हम सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अधिक मान हमारे पास क्या है 6πr², और कम मान कितना है भाई 4πr², और नीचे कितना हो जाएगा, कम मान कितना 4πr², इंटू क्या कर लें 100, और बाहर क्या हो जाएगा प्रतिशत। तो ऊपर कितना बचा 2πr² अपान नीचे 4πr² इंटू 100, 12%, 2 दूना 4, πr² से πr² कैंसिल, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 50, यानी टोटल 50% की वृद्धि हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, जब भी एक गोले को काट करके अर्धगोला बनाया जाएगा तो 50% की वृद्धि हो जाएगी। ये ध्यान रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। जब भी काट करके इसको गोले को अर्धगोला बनाया जाएगा तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, और कितनी वृद्धि हो जाएगी 50% की वृद्धि हो जाएगी। हाँ, मैंने यहाँ पर एक सूत्र लिखा है, इस सूत्र को थोड़ा और ध्यान रखिए। जैसे कि मान लीजिए इसमें कभी कभी ये सूत्र है एक तरीके से, ये भी मेंशन कर लीजिएगा, प्रतिशत कमी की बात कर लेता है। तो प्रतिशत कमी का मतलब यही ध्यान रखिएगा कि क्या लिख दें, तो अधिक मान माइनस कम मान, और जब भी ये कमी की बात करें तो नीचे अधिक मान,
इंटू 100 मेंशन कर दिया जाता है। ये इसका आंसर होता है। इस पर क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा प्रश्न है, या छोड़िए अभी इस पर मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए कि जब प्रतिशत पढ़ाऊंगा, परसेंटेज पढ़ाऊंगा, तो उसमें इन चीज़ों को बहुत बाकायदे क्लियर करूंगा। अगर जो आप लोग को ये समझ में आ गया हो तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा पहले फार्मूला बता दूं। एक सिलेंडर हम लोग शुरू कर देते हैं और इसके बारे में भी अभी बता देते हैं। सिलेंडर को हिंदी में बोलते हैं बेलन। सिलेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बेलन। ये कैसा होता है बेलन भाई? तो इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। ये देखिए, ये बेलन है। बेलन आप लोग देखे होंगे, कोई भी इस तरीके की आकृति, जो पाइप आप लोग देख रहे हैं ना, दरअसल वही बेलन है। जो पाइप हम लोग देख रहे हैं वही क्या है? बेलन है। तो बेलन में कुछ बातें होती हैं। जैसे ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला, ये वृत्त है। ये क्या है? एक तरीके का वृत्त है। लेकिन हम यहाँ थोड़ा समझते हैं। इसके रेडियस को हम r मान लेते हैं, इसकी हाइट को h मान लेते हैं। अब देखिए, कुल मिला जुला के इसमें कुछ बातें होती हैं। जैसे कि पहला पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का आयतन कितना होता है? बेलन का आयतन, ये थोड़ा समझिएगा। बेलन का आयतन हम लोग लिखते कैसे हैं बेलन के आयतन को? तो बेलन का आयतन ऐसे लिखा जाता है, थोड़ा समझिएगा। जैसे क्या करें ना, तो ये आधार का क्षेत्रफल लिख लें। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये कर लीजिए। ये बेलन का आयतन होता है। अच्छा एक बात बताइए, आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर और इंटू ऊंचाई, तो ये इसका आयतन हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। और अगर जो यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, अगर जो मीटर में है तो मीटर लिखेंगे। ठीक इसी तरीके की कुछ और बातें हैं। अगर जो इधर का हिस्सा आप लोग लिख चुके हो तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। ये देखिए, अभी इसमें की कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर थोड़ा मेंशन कर दे रहा हूँ, इसको थोड़ा समझिए। बेलन का आयतन हो गया। दूसरा चीज़ हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये ध्यान से देखिएगा क्या होता है? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब ये वृत्त का परिधि, ध्यान रखिएगा, वृत्त का परिधि ये जो है वो कितना है भाई? इसको आप लोग हिंदी में पहले लिखिए, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि इंटू ऊंचाई। ये ध्यान रखिएगा, वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर इंटू ऊंचाई, मतलब ये, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। ये इसका वक्र पृष्ठ हो गया। वक्र पृष्ठ हो गया। वक्र पृष्ठ मतलब होता क्या है? वक्र पृष्ठ मतलब जैसे मान लीजिए कि इस शीशी को हम समझें कि एक प्रकार का बेलन है। दरअसल वास्तव में इतना हिस्सा जो दिख रहा है ना, यही सिलेंडर है, ये सिलेंडर है। तो हम क्या करते हैं? वक्र पृष्ठ मतलब ये किनारे किनारे वाला पृष्ठ। अच्छा एक बात बताइए, अगर जो ये ऊपर का हिस्सा ना होता तो ये नीचे वाला क्या एक प्रकार का वृत्त नहीं, अगर जो इसको समतल माना जाता तो इसका क्षेत्रफल क्या होता? पाई आर स्क्वायर, अगर जो इसकी रेडियस आर रही होती तो इस तरीके से ये वक्र पृष्ठ हो गया। और ये क्या हो गया? ये इसका वृत्त बन रहा है नीचे, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और अगर जो वक्र पृष्ठ की बात करें, वक्र पृष्ठ मतलब ये वाला, तो ये वृत्त की परिधि मतलब किनारे किनारे वाला हिस्सा क्या होता है? 2 पाई आर, और इसमें जो ये ऊंचाई है ना, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वक्र पृष्ठ पूरा निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जब आयतन की बात कहेगा तो ये इसका क्षेत्रफल नीचे वाला निकाल लीजिए, इसमें ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अच्छा अब अगर जो मान लीजिए कि इसमें एक और चीज़ छूट रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब हुआ कि ये वाला भी क्षेत्रफल जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड मतलब जो टेढ़ा टेढ़ा एरिया है, ये भी
ये जो टेढ़ा टेढ़ा एरिया है ये भी, और जो नीचे वाला है ये भी। और चूंकि अगर जो सिलेंडर होता तो जैसा शेप यहाँ है वैसे ही शेप इधर भी होता, ये हिस्सा इसमें ना होता, तो ऐसे ही शेप इधर भी होता। तो ये निकाल लें, तो ये एरिया कितना है भाई 2πRh, कितना है 2πRh, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRh है, यहाँ देख लीजिए 2πRh है, 2πRh। और ये वाला क्षेत्रफल निकालते तो πr², क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो क्षेत्रफल ही निकालेंगे, तो πr²। और चूंकि एक इधर है तो ऐसा ही एक क्षेत्रफल इस साइड में भी होता तो इधर भी πr², तो πr², 2πr², और ये इधर वाला 2πRh सब जोड़ देते हैं हम लोग, तो हम लोग को संपूर्ण पृष्ठ मिल जाएगा। जैसे तीसरा पॉइंट इसमें है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, इसका मतलब है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है। क्या होता है भाई, तो मैंने बताया कि ये वक्र पृष्ठ, इसको आप लोग ऐसे समझिए, वक्र पृष्ठ प्लस 2 टाइम्स आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। क्यों ले रहे हैं 2 टाइम्स, क्योंकि एक ऊपर भी बना है और एक नीचे भी बना है, वक्र पृष्ठ ये है, तो इस हिसाब से जब चलता है तो ये क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ क्या होता है इसका, वक्र पृष्ठ बताइए, वक्र पृष्ठ कितना होता है 2πRh, और आधार का क्षेत्रफल कितना होता है πr², लेकिन इसमें आगे 2 लगा लेंगे। क्यों 2 लगाएंगे भाई, क्योंकि 2 जगह है ऐसा क्षेत्रफल, तो इसमें अगर जो हम 2π कॉमन ले लें, 2πr कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बच जाएगा h और प्लस r, 2πr h प्लस r। और ये अगर जो यूनिट जो दे रखा है, जो भी मात्रक दे रखा है, उस मात्रक का हम क्या कर देंगे भाई, वर्ग कर देंगे, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, इसमें भी मात्रक का क्या होगा, इसमें भी मात्रक का वर्ग होगा, वो वॉल्यूम है, तो यहाँ पर मात्रक का जो भी मात्रक होगा हमारे पास ये क्यूब होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर जो आप लोग को ये समझ में आ गया हो तो मैं इसको भी साफ कर देता हूँ और हम लोग कुछ प्रश्नों को लिखते हैं। देखिए एक बात जान लीजिए, कुछ भी शार्ट ट्रिक नाम का चीज़ नहीं होता है, सब कुछ आपकी समझ होती है गणित में। जितना बढ़िया आपको गणित की समझ होगी उतने ही बढ़िया आप रिजल्ट फाइंड कर पाएंगे। और जब तक इसके ओरिजिन पर हम लोग नहीं पहुंचते, यानी फंडामेंटल्स क्या हैं, जब तक हम नहीं जानते, मैथ्स का सलूशन करना आसान नहीं होता है। फार्मूला रट करके कोई सलूशन हासिल नहीं कर पाता है। कुछ निकल जाएंगे लेकिन सारे नहीं निकलेंगे। अगर जो कंसेप्ट क्लियर होगा आप सारे प्रश्नों का सलूशन बड़ी आसानी से कर पाएंगे। आइए हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, तो ये एक बेलन है और कह क्या रहा है प्रश्न में, देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है क्या, यदि किसी बेलनाकार वस्तु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा। देखिए जो लोग कंसेप्ट नहीं जानते तो वो पहले फार्मूला लगाएंगे। हम सिंपल सा तरीका जानते हैं। सॉल्यूशन करते समय हमको क्या ध्यान रखना है भाई, कह रहा है कि आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल दे रखा है और आयतन पूछा है, यानी वॉल्यूम हमको सिंपल सा पता है कि वॉल्यूम क्या होता है भाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो हम डायरेक्ट कर दें आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द बेस एंड हाइट, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल 54 ऑलरेडी दे रखा है और ऊंचाई हमारे पास कितना है 10 है, तो इस हिसाब से हमारे पास कितना आ जाता 540 और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब।
ये हमारा आयतन आ जाता। अगर जो मान लीजिए कि हमको ये फंडामेंटल ना पता होता और हम इसका सलूशन करने बैठते तो हम क्या करते, तो पहले आधार का क्षेत्रफल लिखते, पाई आर स्क्वायर कितना है, फिर 554, फिर क्या करते 54 निकाल करके फिर जो हम यहाँ से आर का वैल्यू कैलकुलेट करते, आर का वैल्यू कैलकुलेट करके फिर हम फार्मूला लगाते पाई आर स्क्वायर एच, फिर उसमें आर का वैल्यू रखते तो फिर सलूशन करते। तो इससे समय लगता है। अगर जो हम लोगों को बेसिक फंडामेंटल पता है तो आसानी से सलूशन हो जाता है। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ 54 में 10 का गुणा कर देना था, आंसर आपका सामने आपके मौजूद है। चलिए इसी तरीके का एक क्वेश्चन यही है, मान लीजिए कि यही क्वेश्चन है और इसी बेलन में ये जो सिलेंडर बना हुआ है इसी में क्या कर दे कि कह दे कि जो इसकी परिधि है, परिधि 66 सेंटीमीटर की है, परिधि 66 सेंटीमीटर की है और इसकी ऊंचाई जो है ऊंचाई 10 ही सेंटीमीटर ले लीजिए, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर के है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। अब ये एक दिक्कत का विषय बन जाता, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ संपूर्ण पृष्ठ ना कह के कह देता वक्र पृष्ठ क्या है, वक्र पृष्ठ क्या होगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। ये परिधि दे रखा है, ये 66 क्या दे रखा है, परिधि, और ये क्या दे रखा है, ऊंचाई। जब हम सॉल्यूशन करते तो हम जानते हैं कि जब वक्र पृष्ठ की बात हो तो वक्र पृष्ठ मतलब सीधा सा बात है परिधि, परिधि बेलन का जो नीचे का परिधि है वो इंटू ऊंचाई। तो ऐसे कंडीशन में परिधि हमारे पास 66 है, ऊंचाई 10 है, तो ये हो जाता 660, और पृष्ठ की बात कर रहा है तो क्षेत्रफल है यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाता, ये इसका आंसर हो जाता। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि क्या कहता है, तो कहने में ये कह देता है कि मान लीजिए अगर जो हम लोग को यहाँ से संपूर्ण पृष्ठ निकालना होता तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने में फिर हम लोग को आर का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता। चलिए मैं इसको साफ करता हूँ। देखिए साफ करने के बाद एक क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये एक बेलन है, ये सिलेंडर के आकार का कोई चीज़ है, इसकी रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर की है, हाइट इसकी h जो है ये 10 सेंटीमीटर है, यही समझिए। तो इसमें हम लोग को क्या क्या निकालना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, इसका जो है कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, ये कितना होगा। तीसरा कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया के बाद मान लीजिए कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होता है, टोटल सरफेस एरिया। ये इतनी बातें होती तो कैसे कैलकुलेशन किया जाता। मान लीजिए वॉल्यूम, वॉल्यूम हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इस हिसाब से पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर का मतलब 7 का स्क्वायर इंटू एच का मतलब 10। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, इससे एक कैंसिल हो जाता है, इस 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 154 × 10 यानी टोटल कितना हो जाता है भाई, ये टोटल हो जाता है आपके पास 1540 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो जाता है। कर्व्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम मतलब आयतन और कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ, और इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठ। देखिए भाई कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी ही समझ में आती, हिंदी नहीं समझ में आती, इसलिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी सारी चीज़ें मेंशन कर दूँ। तो ऐसे कंडीशन में जब भी ये वक्र पृष्ठ की बात करें तो 2πr/h, तो ये 2π का मतलब 22/7, r का मतलब 7 और h का मतलब वही 10, इससे ये कैंसिल हो जाता है। ये 22 दूना 44 और 10 440, 22 दूना 44 और गुणा कर दिया 10, और ये क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यूनिट जरूर ध्यान में रखिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब हमने बताया था कि 2πr² प्लस 2πrh,
तो 2 पाई आर स्क्वायर मतलब 2 पाई आर कॉमन लिया जाए तो आर प्लस एच बचता है। तो ऐसे कंडीशन में 2 × 22/7, आर का मतलब 7, आर का मतलब 7 प्लस 10, 7 से 7 कैंसिल, ये 22 दूना 44 और 7 और 10 मिलके हो जाता 17। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग इसका गुणा कर लें तो आसानी से निकल जाएगा। जैसे गुणा कर लीजिए 17 चौको 68, 17 चौको 68 और 6 कितना हो जाएगा 74 और संपूर्ण पृष्ठ है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, 746 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता। अगर जो आप लोग इसको लिख चुके हों तो मैं इसको भी साफ कर दूं। अब चलिए कुछ छोटी छोटी बातें और मैं बता दूं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए, इसको रहने देते हैं, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो, एक बेलनाकार कुआं है या बेलनाकार कोई भी वस्तु है, इसमें कुछ पानी भरा है, इसमें कुछ पानी भरा है, इसका रेडियस मेंशन है, इसका रेडियस मेंशन है कि ये जो है 7 सेंटीमीटर का है, इसका रेडियस। होता क्या है कि इसमें एक ये पानी यहाँ तक भरा है, ठीक ना, एक इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक लोहे का छोटा सा घन डाल दिया जाता है, घन डाल दिया जाता है, तो इस पानी का स्तर कुछ ऊपर उठ जाता है। ये ऊपर उठा पानी का स्तर। पूछता क्या है कि पानी का स्तर कितना ऊंचा उठ जाएगा। एक बेलनाकार वस्तु है, उसमें कुछ पानी भरा है, उसमें लोहे का एक घनाकार वस्तु डाला गया जिससे पानी का स्तर कुछ ऊपर उठ गया। तो ये पूछता है ना कि ये जो हाइट ऊंची है एच, ये कितनी ऊपर उठ गई। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि चूंकि हाइट उठेगी तो बेलन में रखा है, तो बेलन में रखा है तो भाई वो बेलन के आयतन के रूप में ही उठेगा, बेलन के आयतन के रूप में उठेगा। और ये जो इतना हिस्सा बन रहा है इसको समझिए, ये एक छोटा सा, ऐसे अगर जो कर लिया जाए तो ये भी एक छोटा सा बेलन बन रहा है। यहाँ देखिए ये एक छोटा सा बेलन बना है और इस बेलन का आयतन इस घन के आयतन के बराबर होगा। तो कहते क्या हैं हम लोग सलूशन इसका कैसे करते हैं, तो सलूशन इस तरीके से करते हैं कि इसका आयतन इस उठे हुए पानी का, जो बेलनाकार रूप में पानी उठा है, इसका आयतन, तो पानी का आयतन, पानी का या ऊपर उठे पानी का आयतन, ऐसे लिखिए ऊपर उठे पानी का आयतन का आयतन बराबर इस घन का आयतन, घन का आयतन। ये ध्यान रखिएगा भाई, इस तरीके का प्रश्न भी बनता है। तो ऊपर उठे पानी का आयतन, ऊपर उठे पानी का आयतन क्या होगा, तो इसका पाई, आर के जगह पे 7 ही मानिए, आर स्क्वायर, और एच जो है इसको एच ही मानिए, ये रहने दीजिए। और यहाँ पर जो मान लीजिए कि इस जो घन है, घन का माप जो है वो, इसकी एक भुजा तो मेंशन करना पड़ेगा ना, इसकी एक भुजा हम मान लेते हैं कि वो भी जो है 7 सेंटीमीटर का ही है, 7 सेंटीमीटर ना मान के 7/2 सेंटीमीटर मान लीजिए, यानी 3.5 सेंटीमीटर का लेंथ मान लीजिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 7 सेंटीमीटर मानेंगे, इसका रेडियस है तो थोड़ा सा एडजस्ट होने में उसको दिक्कत होगा, क्योंकि उतना ही बड़ा तो यहाँ चित्र छोटा है, इसलिए जो है 3.5 मानिए इसको, 3.5 सेंटीमीटर या 7/2 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन क्या होगा, तो 7/2 का क्यूब, यही ना होगा। अब देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 22/7, और ये है 7 का स्क्वायर, ये h, और ये हो जाएगा 7 × 7 × 7 और बटा 2 × 2 × 2। इस 7 से ये 7 कैंसिल, तो h का वैल्यू क्या निकलेगा, तो 7 × 7 × 7 बटा 2 × 2 × 2, और ये 7 ऊपर चला जाएगा, नहीं सॉरी ऊपर कुछ नहीं जाएगा क्योंकि दोनों गुणा में है, तो नीचे आ जाएगा 22
और गुणे 7, ये h का वैल्यू हो जाएगा। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाता, तो ये h कितना हो जाता, तो 7 7 49 और नीचे 8 8 8 दूना 16 और 8 दूना 16 16 1 17, और चूंकि ये सब अगर जो सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाता है, यानी हाइट इतनी सेंटीमीटर ऊपर उठ जाती। ये ध्यान रखिएगा, हाइट इतनी सेंटीमीटर ऊपर उठ जाती। मान लीजिए यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, तो इसमें थोड़ा सा संशोधन करना है। संशोधन ये कि मान लीजिए कि ये अगर जो बेलनाकार वस्तु है और इसमें क्या है, तो पानी पूरा भरा पड़ा है, इसमें पूरा पानी भर दिया गया है। होता क्या है, तो ठीक प्रश्न वही है कि मान लीजिए इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर का है, इसमें क्या किया गया, तो एक लोहे का छोटा सा गेंद डाल दिया जाता है, तो इसमें से ना कुछ पानी निकल करके बाहर गिर जाता है, पानी निकल करके बाहर गिर जाता है। तो पूछता क्या है कि इस गेंद का आयतन क्या है, गेंद का नहीं, गेंद का आयतन तो बता पाना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर जो ये मेंशन हो कि इतना घन सेंटीमीटर पानी बाहर निकलता है तो गेंद का आयतन क्या होगा, तो जितना यह पानी निकलेगा ना उतने ही गेंद का आयतन होगा। अगर जो पानी यहाँ पर मेंशन कर रखा हो, जैसे मान लीजिए कि पानी यहाँ लिख दे कि 44 सेंटीमीटर क्यूब पानी बाहर गिरता है, पानी बाहर गिर जाता है, बाहर गिर जाता है, तो गेंद का आयतन क्या है, तो गेंद का आयतन क्या है, गेंद का आयतन ये पूछ रहा है कि गेंद का आयतन क्या है। तो बहुत सिंपल सी बात है भाई कि जो सॉल्यूशन में क्या करेंगे आप, जो पानी बाहर निकला है ना वही गेंद का आयतन है, यानी बाहर निकला पानी, बाहर निकला पानी बराबर गेंद का आयतन। तो गेंद का आयतन हमारे पास कितना आ जाता, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना आ जाता, या बॉल कितना आ जाता, वॉल्यूम ऑफ द बॉल, तो ये कितना आ जाता भाई, तो आंसर हो जाता गेंद का आयतन हमारे पास कितना मिल जाता, वही चीज, गेंद का आयतन कितना आ जाता, 44 सेंटीमीटर क्यूब। ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके का प्रश्न आए तो इसको इस तरीके से करिएगा। चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस लेक्चर से आप लोग कुछ सीखे होंगे, और इसमें की जितनी भी चीज़ें बची हुई हैं मैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो है अपने साथ साथ उन सभी बच्चों से कहिए जो कि अभी तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम्स हों या IAS और PCS तक के एग्ज़ाम्स हों, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं वो लोग मेरे इस चैनल से जुड़ें। इसके बाद जैसे ये ख़त्म होता है उसके बाद से जो सिविल सर्विसेज में पूछे जाने वाले प्रश्नों की तादाद है, जो कि मैक्सिमम परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी से पूछा जाता है, उस चैप्टर को मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा। तो इस लेक्चर के बाद अभी इसमें कुछ बाकी है 3D में, तो उसको कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद वो लेक्चर मैं शुरू करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप लोग इससे कुछ सीखे होंगे। अगर जो आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाइए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए और कहिए कि वो भी अपना फ़ायदा उठाएँ। धन्यवाद।